नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो जनरल साइंस है यानी सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला विषय है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एग्जाम में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगभग 10 से 15% का इसका वेटेज होता है। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी कोर्स है, बेसिकली जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में हम लेसन 1 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में माप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा ये पार्ट 1 होगा और इसमें हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है माप की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम आधुनिक माप प्रणाली जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे नवोदय नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी बेसिकली जो जनरल साइंस का एक टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने सभी दैनिक जीवन में माप का उपयोग करते हैं। एक दूध वाला दूध को मापता है, एक दुकानदार चावल या दाल को मापता है, एक किसान अपने खेत को मापता है और एक दर्जी कपड़े की सिलाई करने से पहले उसको नापता है। इस तरीके से मापन हमारे जीवन का एक अमूल्य और विभिन्न हिस्सों में से एक है। ये देखा जाता है कि यदि हम जानते हैं कि क्या मापना है और कैसे मापना है तो हम जीवन में कई काम अच्छे से कर सकते हैं। माप रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक बुनियादी जीवन कौशल में से एक है। यहाँ पर जैसा कि अभी डिस्कस किया, हम माप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस करेंगे कि माप की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी एंशियंट हिस्ट्री में उसको कैसे मापा जाता था, मेडिवल में और मॉडर्न जो पीरियड चल रहा है वहां मापन को कैसे मापा जाता था। माप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। माप के लिए शरीर के अंगों का उपयोग, यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है माप का यानी जो मेजरमेंट का, उसमें शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन दिनों में मापने वाले उपकरणों का आविष्कार करने से बहुत पहले लोग वास्तव में लंबाई मापने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को दिखाती है जिनका उपयोग किया गया था और अभी भी विभिन्न मापों को पूरा करने के लिए जो हमारे जो शरीर के पार्ट हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम फिगर 1 में देख सकते हैं कि जो हैंड का इस्तेमाल माप के लिए किया जाता है और ये अगर दोनों हाथ फैला जाते हैं तो इसलिए भी इसको माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया कि थंब का इस्तेमाल माप के लिए किया जाता है, फर्स्ट फिंगर भी माप के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो पुराने समय में, और हैंड स्पेन को भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से जो चित्र में ये दर्शाया गया है कि प्राचीन काल से जो मापन के लिए हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन माप के लिए इंद्रियों या शरीर के अंगों का उपयोग नहीं दिखाता है, क्योंकि देयर आर सम कांस्टेंट, यानी कुछ सीमाएं होती है हमारे शरीर या इंद्रियों को मापने के लिए। और वो सीमाएं क्या क्या हैं? सबसे पहले माप की सटीकता, मतलब जो हमारे शरीर की जो पार्ट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, थंब को इस्तेमाल करना या हैंड को इस्तेमाल करना, तो एक्यूरेट मेजरमेंट की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यानी माप की सटीकता यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक कमी है। दूसरी कमी है माप की विश्वसनीयता, ये माप सही से नापा गया है या किसी ने जो माप दिया है, हो सकता है उसका हैंड और दूसरे का हैंड दोनों में बहुत डिफरेंस हो। इस तरीके से विश्वसनीयता पर भी यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। और माप की एक रूपता, यानी एक रूपता जैसा अभी डिस्कस किया कि किसी का हैंड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो एक रूपता उसमें नहीं आ पाती है। इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट जो कांस्टेंट है, जो एक सीमाएं हैं माप की इंद्रियों और शरीर के अंगों द्वारा, वो यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। इंद्रियों और शरीर के अंगों के उपयोग की सीमाओं ने और सटीक माप के लिए हमें कुछ उपकरणों को विकसित करने के लिए मजबूर किया है। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि ए और बी जो फिगर है, यहाँ पर जो सर्किल है सेंटर वाला और यहाँ जो सर्किल है सेंटर वाला, ये दोनों एक ही है, इनका साइज एक ही है, लेकिन ये प्रतीत होता है ये वाला जो फिगर है ये साइज में बड़ा है, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग सर्किल्स हैं वो बड़े हैं और ये फिगर बी में सराउंडिंग सर्किल छोटे हैं। इस तरीके से प्रतीत ये होता है कि फिगर ए बड़ा है, ए का सर्किल बड़ा है, लेकिन यहाँ पर
और बी का सर्किल छोटा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सर्किल बराबर हैं। ये केवल एक आभास होता है कि जो ए फिगर का सर्किल बड़ा है क्योंकि उसके चारों तरफ के सर्किल बड़े हैं, और बी फिगर का सर्किल छोटा क्योंकि इसके चारों तरफ के सर्किल छोटे हैं। इस तरीके से जो इंद्रिय और शरीर के जो हमारे दृश्य विधि द्वारा जो मापन करते हैं वहां पर भी एक रूपता नहीं आ पाती है। भारतीय माप प्रणाली प्राचीन काल, हम यहाँ पर जानेंगे कि जो एंशियंट पीरियड में हमारे जो भारतीय माप प्रणाली क्या थी। दैट इज एंशियंट इंडियन यूनिट सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट। प्राचीन काल में भारतीय माप प्रणाली, प्राचीन काल में पेड़ों या अन्य वस्तुओं की छाया की लंबाई का उपयोग दिन के अनुमानित समय को जानने के लिए किया जाता था। लंबी अवधि चंद्र चक्रों के संदर्भ में व्यक्त की गई थी, जो अब भी कुछ कैलेंडरों का आधार है। यानी जो प्राचीन काल में पेड़ों या अन्य वस्तु की छाया का उपयोग किया जाता था समय नापने के लिए, जैसा हमने पढ़ा होगा। और जो चंद्र चक्र है यानी जो मून का जो मूवमेंट है वो लंबी अवधि को नापने के लिए किया जाता था, और उसका इस्तेमाल अभी भी कुछ कैलेंडरों में किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लूनर बेस्ड और सोलर बेस्ड कैलेंडर अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो यहीं पर ये दर्शाता है ये प्राचीन काल से इस्तेमाल करना इनको स्टार्ट कर दिया गया था। हमारे प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि भारत में विभिन्न अवधियों में विभिन्न प्रकार की मापन पद्धतियों का पालन किया गया है। उदाहरण के लिए लगभग 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो युग में पूरे क्षेत्र में ईंटों का आकार एक ही था। यानी मापन की अगर पद्धति हम पुराने समय से अगर जानने की कोशिश करते हैं तो 5000 साल पहले जब हम जानते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका एक प्रमुख शहर था मोहनजोदड़ो, वहां पर उससे पहले भी जो है ना जो ईंटों का आकार था वो एक ही प्रारूप में ईंटें वहां पर पाई गई हैं, और उन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्रमशः एक मानक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और हमेशा ये 4:2:1 में थे। यानी लंबाई अगर 4 गुना है तो चौड़ाई उसकी आधी है और मोटाई चौड़ाई की भी आधी। इस तरीके से जो अनुपात होता था ईंट का वो एक ही रूप था 4:2:1 में। इसी तरह लगभग 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वजन को भी मापन की एक अच्छी तरीके से परिभाषित प्रणाली थी। यानी वजन को मापन के लिए भी एक सॉलिड डेफिनेशन थी, और उसको जो यूज किया जाता था लगभग 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मौर्य पीरियड के दौरान। इस प्रणाली के अनुसार लंबाई की सबसे छोटी इकाई को एक परमाणु नापा जाता था। यानी यहाँ जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई थी उसको एक परमाणु बोला जाता था, और छोटी लंबाई को अंगुल में नापा जाता था। तो ये जो प्रणाली यूज की जाती थी यह मौर्य वंश के काल में इसको इस्तेमाल किया जाता था। लंबी दूरी के लिए योजना का उपयोग किया जाता था। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो छोटी लंबाई है उसको मापा जाता था, तो उसको किस रूप में नापा जाता था, वो अंगुल थी, अंगुल के रूप में नापा जाता था, और लंबी दूरी को योजना के रूप में नापा जाता था, और सबसे छोटी इकाई लंबाई की वो एक परमाणु थी। एक योजना लगभग 10 किलोमीटर के बराबर है। यानी लंबी दूरी को नापने के लिए एक योजना का उपयोग किया जाता था मौर्य पीरियड के दौरान, और उसकी जो लंबाई थी लगभग 10 किलोमीटर के बराबर थी। मौर्य पीरियड के दौरान ही मापन की अन्य इकाई थी परमाणु, राजहकान, लिक्सा, युकमध्या, यवमध्या, अंगुल और धनुर्मुष्टि। तो ये एक बहुत सारी अन्य इकाई हैं जो लंबाई मापन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये सब मौर्य पीरियड के दौरान ही इस्तेमाल की जाती थी। भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में भी द्रव्यमान और आयतन माप के लिए अच्छी तरह से परिभाषित इकाई थी। यानी जो एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम यानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली थी, और उसमें जो आयुर्वेद में भी द्रव्यमान और आयतन के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित इकाई थी। विशेष बीमारी के लिए दवा की उचित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए माप प्रणाली की दृढ़ता से पालन किया गया था। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उसको दवाई दी जाती है, तो एक सटीक क्वांटिटी जो माप है उसको दी जाती थी। तो इसी के लिए जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में भी मापन और आयतन के लिए बहुत ही परिभाषित इकाइयां थी। अब हम यहाँ पर मध्ययुगीन मापन प्रणाली में कौन कौन सी मापन विधियां थी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्ययुगीन काल में भारतीय माप प्रणाली, मध्यकाल में भी माप प्रणाली व्यवहार में थी। जैसा कि मुगल सम्राट अकबर के काल में अबुल फजल ए आलामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज को लंबाई मापने के इकाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। यानी जो
आईने अकबरी है, ये लिखा गया है अबुल फजल ए आलामी द्वारा, जो कि मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने इस बुक में वर्णित किया है कि गज को लंबाई नापने के लिए इकाई के रूप में उपयोग किया जाता था, और यह पीरियड था मेडीवल पीरियड, जो कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उन्होंने इस बुक का में सारी इकाइयों के बारे में डिस्कस किया है। प्रत्येक गज को 24 समान भागों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक भाग को एक तस्सुज बोला जाता था। यानी जो गज था उसको 24 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसा हम प्रेजेंट कंडीशन में अगर डिस्कस करते हैं कि 1 फुट 12 इंच के बराबर, यानी 12 भागों में डिवाइड किया गया, वहां पर जो इकाई की लंबाई के रूप में जाना जाता था गज, उसको 24 समान भागों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक भाग को तस्सुज बोला जाता था। एग्जामिनेशन में काफी बार यह पूछा गया है। इस प्रणाली का उपयोग भवनों, घरों, कुओं, उद्यानों और सड़कों के निर्माण के लिए भूमि के टुकड़ों को मापने के लिए किया गया था। 1956 में मीट्रिक प्रणाली लागू होने तक गज की लंबाई को एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी जो मुगल सम्राट का ये मेजरमेंट सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जाता था, और मोर रिसेंटली 1956 तक जब मीट्रिक प्रणाली नहीं लागू हुई थी, उससे पहले ही गज को इस्तेमाल किया जाता था। और गांव और शहरों में हम कहीं कहीं पे देखेंगे कि जो भूमि का मापन है वहां पर गज के रूप में उसको अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण इलाके में, गज को लंबाई की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पर जान लेते कि एक गज में 0.91 मीटर होता है। भारतीय माप प्रणाली ब्रिटिश काल, यानी जो ब्रिटिश काल में माप प्रणाली उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। माप और वजन के लिए इस्तेमाल की प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए ब्रिटिश काल के दौरान कई प्रयास किए गए थे। ब्रिटिश शासक उस समय ग्रेट ब्रिटेन में उपयोग किए जा रहे वजन, नाप और माप का भारतीय वजन, नाप और माप से मिलान करना चाहते थे। यानी जो मेजरमेंट सिस्टम ब्रिटिश में यूज होता था उस समय, और जो चूंकि इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो जो भारतीय वजन माप जो प्रणाली भारतीय रीजन में यूज की जाती थी, उसका ब्रिटिश रीजन में जो भी माप प्रणाली यूज की जाती है उससे वो मिलान करना चाहते थे। इस अवधि के दौरान इंच, फुट, यार्ड का उपयोग लंबाई को मापने के लिए किया जाता था, जबकि द्रव्यमान को मापने के लिए ग्रेन, औंस, पाउंड आदि का उपयोग किया जाता था। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन में है वहां पर लंबाई को मापने के लिए अभी भी इंच, फुट और यार्ड, बेसिकली जो यार्ड है वो मोस्टली फुट और यार्ड वहां पर यूज किया जाता है, और उस समय भी यूज किया जाता था। और द्रव्यमान को नापने के लिए ग्रेन, औंस और पाउंड आदि का उपयोग किया जाता है, जो कि पाउंड अभी भी वहां पर प्रचलित है किसी भी द्रव्यमान को नापने के लिए जो यूके में। तो वो सिस्टम भी जो ब्रिटिश है वो इंडिया में उसको अपनाने लगे थे। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक भारत में इन इकाइयों और भार का उपयोग किया गया था। जो भी ब्रिटिश पीरियड में ये इकाई और भार का इस्तेमाल किया गया है जा रहा था, वो उनका स्वतंत्रता के पश्चात तक भी इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत में उपयोग की जाने वाली द्रव्यमान की आवश्यक इकाइयों में रत्ती, मासा, तोला, छटांक, सेर शामिल है। यानी जो इंडियन मेजरमेंट सिस्टम था उस समय ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी हमने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जैसे अभी हम अगर सुनार के यहाँ जाते हैं तो जो भी सोना या डायमंड वगैरह रत्ती, तोला वगैरह में छटाक, सेर में शामिल है। और जो छटाक और सेर इस्तेमाल किया जाता है वो पहले पुराने जमाने में अगर हम परचून की दुकान में जाते हैं तो वहां पर बोला जाता था कि इतने छटाक सामान या सेर हमें दे दीजिए। तो ये इस्तेमाल में इकाइयां थी जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत में इस्तेमाल की जाती थी। रत्ती एक लाल रंग का बीज जिससे गुंजा बीज है, जिसका द्रव्यमान लगभग 120 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर रत्ती के बारे में जाना है कि रत्ती क्या है, एक लाल बीज होता है जो कि गुंजा बीज के नाम से जाना जाता है, और जिसका लगभग 120 मिलीग्राम इसका वजन होता है। इसका व्यापक रूप से स्वर्णकारों द्वारा और भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसका रत्ती का जैसा अभी डिस्कस किया। ब्रिटिश काल के दौरान उपयोग की जाने वाली द्रव्यमान की विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध, यानी यहाँ पर जो रिलेशन है जो ब्रिटिश काल के दौरान जो उपयोग की जाती थी द्रव्यमान की विभिन्न इकाइयां, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंट इकाइयों में क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे 8 रत्ती जो है ना, अगर 8 रत्ती है तो 1 मासा के बराबर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रत्ती है वो गुंजा बीज होते हैं, इसको नापने की जिसका भी डिस्कस किया 120 मिलीग्राम इसका वजन होता है।
और 12 मासा को 1 तोला बोला जाता है। 5 तोला 1 छटाक के बराबर होता है और 16 छटाक में 1 सेर होता है। इस तरीके से जो डिफरेंट छोटी और बड़ी इकाइयों के बीच में रिलेशन है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। आधुनिक माप प्रणाली, अभी जो प्रेजेंट मेजरमेंट सिस्टम आए हैं उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। इंद्रियों और शरीर के अंगों की सीमाओं को दूर करने के लिए माप प्रणाली में दुनिया भर में एक रूपता लाने के लिए सटीक माप की आवश्यकता महसूस की गई थी। लंबाई मापने की समस्या का हल सबसे पहले मिस्रवासियों ने 3000 ईसा पूर्व में खोजा था और उन्होंने मानक क्यूबिट का आविष्कार करके ऐसा किया। तो जो सबसे पहले लंबाई मापने की समस्या का हल मिस्रवासियों ने 3000 ईसा पूर्व में खोज लिया था और मानक क्यूबिट का आविष्कार किया था। ये क्यूबिट क्या होता है, जैसे हम अगर हाथ इस फिगर में देख सकते हैं, हाथ को अगर फैलाते हैं तो जो लॉन्गेस्ट फिंगर होती है और उसके टो तक के जो रीजन होता है घुटने टखनी तक का, तो यहाँ पर जो लेंथ होती है इसे क्यूबिट बोला जाता है और इंग्लिश में इसको क्यूबिट को 18 इंच के बराबर ये होता है। तो ये सबसे पहले क्यूबिट का आविष्कार जो है ना मापने के लिए वो किया था मिस्रवासियों ने लगभग 3000 ईसा पूर्व पर। उन्होंने स्टैंडर्ड क्यूबिट की लंबाई के बराबर छड़ी मापी, जैसा कि एक स्टैंडर्ड क्यूबिट है उसकी लंबाई के बराबर एक छड़ी माप ली और उसका वो इस्तेमाल किया करते थे। वास्तव में प्रत्येक माप के लिए एक मानक चुना जाता है और हर मापक यंत्र की उस मानक से तुलना की जाती है, जो कि मॉडर्न सिस्टम में हम एक रेफरेंस मेजरमेंट लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में सारे जो डिवाइसेस है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्तमान माप प्रणाली जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति में इसकी उत्पत्ति होती है। तो जो आधुनिक माप प्रणाली है, मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम है, उसका जो खोज हुई है, उसका जो इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ है वो फ्रांस क्रांति जैसे स्टार्ट होती है, उस वहां से इसको माना जाता है। जैसे हम जानते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 789 से 799 तक इसको माना जाता है। तो वर्तमान प्रणाली क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो किससे रिलेटेड है, तो ये फ्रांस की क्रांति के पश्चात ही इसकी उत्पत्ति होती है। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने माप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम यानी आधुनिक माप प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।